Hello everyone, I hope you all are doing well. So, today we are going to discuss the second part of our chapter, the story of मेजर सोमनाथ शर्मा. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो मेजर सोमनाथ शर्मा है और उनके जो कंपनी है डी कंपनी उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट में भेजा गया वहां उतारने पर क्यों ये सब किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट को जो हमारी गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट उसे ये खबर मिली थी कि जो पाकिस्तान है वो कुछ थाउजेंड इन्वेडर्स हम श्रीनगर के इलाके में भेजने वाला है। क्यों भेजने वाला है? क्योंकि वो कश्मीर वैली को अपने अंडर लेना चाहता था, एनेक्स करना चाहता था, अपनी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था। इसीलिए उसने थाउजेंड इन्वेडर्स जो कश्मीर वैली है वहां भेजे थे। और यही बता रहे हैं जो हमारा राइटर है, जो ऑथर है, वो ये सब बता रहा होता है कि वहाँ क्या-क्या हुआ, कि कैसे जो एनिमी थे, वो धीरे-धीरे करके जो बदगाम विलेज है, वहाँ जा रहे थे, वहाँ पहुँच के अपना जो बेस है वो बना रहे थे। और जब अपनी जो आर्मी वहां पहुंचती है, जो इनकी डी कंपनी है और दूसरी जितनी भी कंपनीज हैं वो इनके साथ वहां पहुंचती है, तो वो उस सारे इलाके को जो बदगाम विलेज का इलाका है, जो श्रीनगर एयरपोर्ट का इलाका है, वहां पेट्रोल के लिए जाते हैं। पेट्रोल के लिए जाना मतलब वहां की पूरी देखते हैं मुआयने के लिए, और कि कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई एनिमी तो यहाँ आसपास नहीं घूम रहा है, ये सब देखने के लिए वो जाते हैं। पर जो सारी कंपनीज हैं वो वापस अपने बेस पर लौट जाती हैं, पर जो डी कंपनी है अपने 90 सोल्जर्स के साथ जो होती है सबसे लास्ट में रह जाती है। वो 2 बजे तक नहीं आती वापस। When the enemy under the command of the Pakistan army saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in Badgam, they attacked them. और जब जो पाकिस्तान की जो इन्वेडर्स हैं वो ये देखते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत ही कम सोल्जर्स बचे हैं इंडियन आर्मी के, तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और उन सब पर जो भी इंडियन सोल्जर्स होते हैं जो बदगाम में होते हैं उन पर अटैक कर देते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि जो इन्वेडर्स हैं उनके जो नंबर हैं वो 500 हैं, और जो हमारे सोल्जर्स हैं अभी जो उनसे लड़ने वाले हैं उनके जो सोल्जर्स के नंबर है वो 90 हैं। Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath Sharma and his men. तो जो उनका जैसे जो पाकिस्तान के जितने भी इन्वेडर्स थे, जितने भी पाकिस्तानी जो लोग थे, वो जैसे ही हमारी जो मिलिट्री है उस पर अटैक करने लगते हैं, तो बहुत ही जो इनिशियल जो अटैक होता है, जो स्टार्टिंग का अटैक होता है, वो अपनी जो आर्मी होती है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी टीम के, वो बहुत ही आसानी से उनको हैंडल कर लेते हैं कि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. पर मेजर जो सोमनाथ शर्मा है यहाँ पर उनको ये पता चल जाता है, वो ऐसा डिड्यूस कर लेते हैं कि ये जो अटैक है वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, वो सिर्फ एक धोखा है, हमें हमारा ध्यान खींचने के लिए, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। शॉर्टली देयर आफ्टर, और कुछ देर बाद, अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड। एक उससे भी बड़ा अटैक है वो दूसरी तरफ से आने लगता है, होने लगता है उन पर। By then, Major Somnath Sharma and his 90 soldiers were facing about 500 invaders. और तब तक ऐसा हो गया था कि जो 90 सोल्जर्स और मेजर सोमनाथ शर्मा है उनके खिलाफ कितने लोग लड़ रहे थे? 500 इन्वेडर्स जो पाकिस्तान के भेजे हुए थे, वो 90 इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स था उनका जो प्लान था वो ये था कि जो श्रीनगर एयरफील्ड है, मतलब जो श्रीनगर का एयरपोर्ट एरिया है और साथ में जो उसके आसपास के एरिया हैं, हम उन्हें कैप्चर करेंगे। It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcements arrived. तो ये बात मेजर सोमनाथ शर्मा को बहुत ही अच्छे से दिख रही थी कि ये सारे के सारे एरिया जहाँ उन्होंने जो इन्वेडर्स हैं उन्होंने कब्जा करने के प्लान बनाया है, अगर उस सब को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो उसके लिए हमें रेनफोर्समेंट्स का इंतजार करना पड़ेगा।
जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। रीइंफोर्समेंट्स होती हैं कि मान लो कि कहीं भी बहुत बड़ा अटैक होता है तो उसके बाद जो और भी ज़्यादा आर्मी भेजी जाती है हेल्प के लिए, है ना? जो भी होता है वो सब होते हैं रीइंफोर्समेंट्स। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स। और जब उसने अच्छे से जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व किया, असेस किया, तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा है उन्होंने हेडक्वार्टर्स में फोन करके मतलब कि हेडक्वार्टर से बात करके एयर स्ट्राइक्स की रिक्वेस्ट की, कि कहा कि हमें एयर स्ट्राइक्स की जरूरत है, कि जो हमले होते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट से जो हमले होते हैं उस चीज की जरूरत है, हमें हेल्प चाहिए। He bravely laid out the ground panels to guide the aircraft towards their target. जो जो पैनल्स होते हैं ग्राउंड पे जिससे कि एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, उसने उन्हें रिक्वेस्ट किया और बहुत ही अच्छे से उनको समझाया कि कैसे हमें जो एनिमी है उसे टारगेट करना है। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स। जो एरियल अटैक्स थे, जो आसमान से किए हुए हमले थे एयरक्राफ्ट के जरिए, वो सक्सेसफुल रहे और उन्होंने जितने भी ट्राइबल इन्वेडर्स था उनको हिट करना स्टार्ट कर दिया। बट दे स्टिल आउटनंबर्ड डी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7-1। पर फिर भी जो उनके नंबर थे वो उनसे कहीं ज्यादा थे, जो कि हमारी डी कंपनी के बताए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के इन्वेडर्स थे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ 500 कुछ इन्वेडर्स थे, और जो हमारे सोल्जर्स थे उनके नंबर कितने बताए गए हैं, 90 सोल्जर्स और एक हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये जो नंबर्स थे उसमें अभी भी बहुत ज्यादा जो दूरी थी, डिस्टेंस था, डिफरेंस था। द अटैक ऑन द पोजीशंस occupied by मेजर सोमनाथ शर्मा's men continued। कि जो भी अटैक्स थे मेजर सोमनाथ शर्मा के मैन के, मतलब कि जो भी उनके डी कंपनी के मैन थे, उन्होंने अपना जो अपनी अपनी पोजीशन से जो जितने भी अटैक थे उनको कंटिन्यू रखा, बिल्कुल भी नहीं रुके। वास्टली आउटनंबर एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रेजोल्यूट। कि मतलब कि जो जैसा कि कहा कि जो नंबर्स थे उनके, जो सोल्जर्स के, इंडियन सोल्जर्स के, वो बहुत ज्यादा कम थे इन कंपैरिजन टू द एनिमी। फिर भी उन्होंने, और बहुत ज्यादा लड़ाई के कारण, बहुत ज्यादा गन्स वगैरह के कारण जो आसपास का एरिया था वहां बहुत ज्यादा फायर भी मतलब कि आग लग गई थी। फिर भी जो भी हमारे मिसेस सोमनाथ शर्मा और उनकी जो कंपनी के मेंबर्स थे, मैन थे, उन्होंने हार नहीं मानी और वो उन्होंने अपनी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लड़ते गए। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर। जो एयर थी, मतलब कि हर तरफ जो गन फायर हो रही है, गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। एंड द क्राइज ऑफ बैटल, और चिल्लाने की, मतलब कि कोई दर्द से, कोई वैसे सारे चिल्लाने की आवाज आ रही थी क्योंकि वॉर चल रहा था, कि एक बैटल हो रहा था। बट मेजर सोमनाथ शर्मा voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor। पर जो इन सब के बीच जो एक वॉइस थी, वो जो सारी वॉइस से ऊपर थी, वो किसकी थी? मेजर सोमनाथ शर्मा की थी, जो कि अपने मैन को, अपने आदमियों को, अपने सोल्जर्स को लड़ने के लिए बोल रही थी, बिल्कुल जान लगा के लड़ने के लिए, बहुत ज्यादा साहस से, करेज से लड़ने के लिए कह रही थी। Despite heavy casualties, his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery। कि हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ा था और उसकी खुद की इंजरीज जो थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो सारी बहुत ज्यादा, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक थी। फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेवरी दिखाई, बिल्कुल भी डरे नहीं। ऐसी ब्रेवरी दिखाना जो कि बहुत ज्यादा मामूली बात नहीं है। He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners, and encouraging his men to hold their ground। तो वो बहुत कुछ कर रहे थे एक साथ। वो बैटलफील्ड के अंदर जितने, मतलब कि उनके जितने भी मैन थे उनको इनकरेज कर रहे थे कि लड़ते रहें, बिल्कुल भी हार ना माने। और साथ ही साथ जो अपनी मैगजीन होता है, वो जो गन होती है ना, गन में जब अपने उसको ऐसे, अब मैं इतना जानती नहीं उसके बारे में, आपने मूवीज में देखा होगा वो ऐसे गन्स में डाल के लोड करते हैं ना, जिससे बंदूकें वगैरह, उस चीज को मैगजीन कहा जाता है। तो वो सब कुछ मतलब एक साथ हो रहा था कि उनकी जो गन्स हैं, जो उनकी जो सप्लाई है गन्स की, बुलेट्स की, वो सारी कम हो रही थी।
ठीक है। However, as the battle progressed, D company began running out of ammunition. एमिनेशन मतलब होता है जो भी उनकी सप्लाई बुलेट्स की थी, शेल्स की थी, एक्सप्लोजिव जितने भी थे, बॉम्ब्स वगैरह, वो सब उनके पास कम होते जा रहे थे, रन आउट हो रहे थे वो उन चीजों से, जैसे जैसे जो बैटल था वो बढ़ता गया। When Major Somnath Sharma informed ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स अबाउट दिस ही वाज आस्क्ड टू पुल बैक। और जब ये बात कि हमारे जितने भी हथियार हैं वो कम होते जा रहे हैं, ये बात मेजर सोमनाथ शर्मा ने किसे इन्फॉर्म की, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म की, तो उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें अब वापस लौट जाना चाहिए, अगर तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारे पास अगर हथियार ही नहीं होंगे तो तुम लड़ोगे कैसे, तो तुम वापस आ जाओ, उन्होंने ये ऑर्डर दिए। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ही रिस्पॉन्डेड विद द वर्ड्स। पर जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, वो जानते थे कि जो ये सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टेंस है, हो चुकी है ऑलरेडी, और अगर हम इससे पीछे हटे तो हमारे लिए नुकसान की बात होगी। और ये सोचते हुए उन्होंने अपने सीनियर्स को जवाब दिया, द एनिमी इज ओनली 50 yards अवे फ्रॉम अस, कि जो हमारा एनिमी है, दुश्मन है सारे, वो हमसे सिर्फ 50 yards की दूरी पर है। वी आर हैवीली आउटनंबर्ड, कि हाँ हम बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड हैं, कि हमारी जो नंबर ऑफ मैन है वो उनसे बहुत ज्यादा कम है। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, और हमारी चारों तरफ बहुत घातक आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा आग फैली हुई है। आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एज द एंड द लास्ट राउंड। पर फिर भी मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं बैकआउट नहीं करूंगा और अपनी पूरी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये उन्होंने जवाब दिया अपने सीनियर्स को और लड़ते रहे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, और कुछ ही मिनट बाद, व्हेन ही वाज क्राउच्ड इन अ ट्रेंच नेक्स्ट टू अ मशीन गन ऑपरेटर, वो अपनी जैसे उसकी जो गन है ना, उसमें जैसे बुलेट्स वगैरह कम हो गई होंगी, तो वो उसको ऐसे नीचे झुकने, जब अपने झुकते हैं तो है ना, नी जब अपनी टच कर रही होती है, बेंट होके बैठते हैं, अपने झुक के बैठते हैं, तो वो भी उसी पोजीशन में नीचे बैठे और अपनी गन जो है उसको लोड करने लगे, वापस से भरने लगे। पर जैसे ही वो उसमें बैठे, तो जो उसकी कोई मतलब की जो पोजीशन में बैठे, तो उनका जो पोजीशन की वजह से, बैठने की वजह से, वो किस चीज से टकरा गए, एक मोटर शेल से। मोटर शेल मतलब होता है बारूद से भरे हुए जो बॉम्ब होते हैं ना, उनसे वो टकरा गए, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं मर गए। ठीक है। तो मतलब कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, वो इतनी ब्रेवरी दिखाने के बाद ऐसे मर जाते हैं। Despite losing their major and faced with overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic actions of the late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy. अब जैसे कि उनके जो मेजर हैं ग्रुप डी के, वो मर जाते हैं, पर ये सब होने के बाद भी, कि अपने मेजर को लूज करने के बाद भी, और आउटनंबर्ड होने के बाद भी, कि मतलब संख्या में बहुत ज्यादा कम होने के बाद भी, जो भी जितने भी जो मेन होते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, और वो जो भी मेजर सोमनाथ शर्मा की होती है, मतलब कि लड़ते हैं उनके लिए, और पूरी कितनी देर तक वो लड़ते हैं इस बैटल को, 6 more hours की, मतलब जितना अब तक लड़ रही है उससे 6 घंटे और वो वहां खड़े रहते हैं और एनिमी तक लड़ते रहते हैं। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइड टाइम फॉर रेनफॉर्मेंट्स टू अराइव, और इनकी वजह से जितनी भी रेनफॉर्मेंट्स थी वो भी आ चुकी थी, कि मतलब वो तब तक लड़े जब तक कि उनके लिए हेल्प नहीं आ गई, और जितने भी और सोल्जर्स थे वो नहीं पहुंचे, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर। और इन रेनफोर्समेंट्स के बीच जो कुछ सोल्जर्स थे वो कहाँ से आए थे, पंजाब रेजिमेंट से आए थे श्रीनगर तक। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज men thoroughly demotivated the enemy। और जितनी भी ये चीजें जो इनके इनके मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी ने की, उसके कारण जो एनिमी था उसका भी जो मोरल था वो डाउन हो गया था, मतलब भी वो डीमोटिवेट हो गए थे, causing more than 300 casualties including injuring their leader। और इसके चलते जो इतने उनके 300 जो आदमी थे, उनको नुकसान पहुंचा, उनको चोटें लगी, और साथ ही साथ जो उनके लीडर थे उनको भी इंजरी हुई।
In many significant ways, D Company sacrifice and Major Somnath's leadership saved Srinagar for India. और इन्हीं के साहस, डी कंपनी के सेक्रीफाइस ने, त्याग ने और जो मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप थी, उस सब ने श्रीनगर को आज भी इंडिया का पार्ट रखा है. द 4 कुमाऊं बटालियन वाज अवार्डेड द बैटल ऑनर श्रीनगर. कि जो कमांड रेजिमेंट के बटालियंस थे वो उनको बैटल ऑनर दिया गया, बैटल का जो जीतने का या लड़ने का ऑनर दिया गया. मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24. और जब ये जिस 1947 में जब मेजर सोमनाथ ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया नेशन के लिए, तो वो कितने सालों के थे? वो बस एक यंग एज में थे, 24 की एज थी उनकी. For this act of conspicuous bravery, Major Somnath Sharma was awarded the Paramveer Chakra. और इतनी अच्छी और नोटिसेबल जो उनकी ब्रेवरी थी, जो उन्होंने दिखाई, उसके लिए जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, उन्हें क्या अवार्ड किया जाता है? परमवीर चक्र अवार्ड किया गया. His situation reflects his heroism, patriotism and courage. जो भी उन्होंने दिखाया, जो उनकी बहादुरी दिखाई, वीरता दिखाई, वो उनका हीरोइज्म को दिखाता है, उनकी देशभक्ति को दिखाता है और उनके साहस को भी दिखाता है. He was the first recipient of the PVC awarded posthumously for gallantry and supreme sacrifice. तो ये ऐसे पहले रेसिपिएंट बनते हैं परमवीर चक्र के, जिनको पोस्टमसली होता है आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद इनको ये जो अवार्ड है वो अवॉर्डेड किया गया था, दिया गया था, जो कि पहला ऐसा बार हुआ था. We have delved into how the events of 3 November 1947 played out. कि हमने ये तो देख लिया कि कैसे जो 3 नवंबर 1947 में हुआ था वो कैसे हुआ. It is also worth knowing more about the early life of Major सोमनाथ. कि अब हम जानेंगे कि उनकी जो अर्ली लाइफ थी, मतलब कि जो पहले की लाइफ थी, कि कैसे उनका जो रुझाव है वो आर्मी और इन सब की तरफ आया, मिलिट्री की तरफ आया, और वो कैसे इन सब में गए. एंड द इवेंट्स दैट लेड हिम टू मेक द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर द नेशन. और उन इवेंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जिनकी वजह से वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस, अपनी जान गवा पाए अपने नेशन के लिए. Born on 31 January 1923 in the picturesque town of Dad in कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश. तो ये कहाँ पैदा हुए थे जो सोमनाथ शर्मा हैं? वो दाद, कांगड़ा के दाद टाउन में पैदा हुए थे, जो हिमाचल प्रदेश में है, और 31 जनवरी 1923 में बोर्न हुए थे. सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी. तो जो सोमनाथ शर्मा है वो एक ऐसी फैमिली में बोर्न हुए थे जो पहले से ही मिलिट्री से जुड़ी हुई है. उनके दादा परदादा और पापा भी मिलिट्री से ही जुड़े हुए हैं. His father, Major General Amarnath Sharma, had served the nation with distinction. कि मतलब जो उनके पापा थे मेजर सोमनाथ शर्मा के, मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जो उनका नाम है, उन्होंने भी जो अपना नेशन है, जो इंडिया है, उसको बहुत ज्यादा ही बहादुरी से सर्व किया था. Young Somnath was also deeply inspired by the various tales of the Mahabharata. और जो यंग सोमनाथ थे, कि मतलब बचपन में सोमनाथ जो थे वो महाभारत से भी बहुत डीपली इंस्पायर्ड थे, बहुत इंस्पायर किया महाभारत ने भी उन्हें. इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, जो कि किसने उन्हें सुनाई थी? उनके ग्रैंडफादर ने महाभारत उन्हें सुनाई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे. From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst. तो मतलब उनकी अब पढ़ाई की बात हो रही है, एजुकेशन कैसे की, कहाँ से की. तो उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी, मतलब जो जब यंग थे, तो उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से अपनी एजुकेशन की, और उसके बाद जो ट्रेनिंग के लिए वो कहाँ गए? रॉयल मिलिट्री कॉलेज संदर्भ में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली. मेजर सोमनाथ शर्मा's life was a testament to discipline and dedication. तो जो सोमनाथ शर्मा की जो लाइफ है वो एक एविडेंस है, प्रूफ है उनके डिसिप्लिन का और उनके डेडिकेशन का. कमीशन इनटू द 8th बटालियन, और उसके बाद वो कहाँ कमीशन होते हैं? 8th बटालियन में,
19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। तो 1942 में वो जो हैदराबाद का 19th रेजिमेंट है उसके अंदर का 8th बटालियन है, उसमें वो कमीशन होते हैं, उसके वो मेंबर बनते हैं। ही सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन इन द अराकन कैंपेन इन बर्मा। और जो वर्ल्ड वॉर टू है उसके दौरान भी वो बहुत ज्यादा बहादुरी से पूरे अपने जोश से जो मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बर्मा के अंदर। और उनका जो नाम है वो कहाँ लिखा हुआ आता है, जो भी मिलिट्री के तब के रिपोर्ट्स होती हैं उसमें भी उनका नाम हमें मिलता है, जो कि उनकी ब्रेवरी का सबूत है। However, it was during the Indo-Pakistan War of 1947-1948, particularly in the Battle of Budgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. हालांकि जो उनकी असली जो कहते हैं लिगेसी, जो उनकी असली एक हम कहें कि बहुत ज्यादा अगर पेट्रियोटिज्म हीरोइज्म की बात होती है तो वो इंडो पाकिस्तान के 1947 से 1948 के वार के बीच में होती है। स्पेशली जो बदगाम का बैटल है उसके अंदर उनकी हीरोइज्म की बात होती है। The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. जो मेजर सोमनाथ शर्मा का लाइफ है, जो उनका सेक्रीफाइस जो उन्होंने नेशन के लिए किया है, वो ये किसी भी पर्सन के लिए एक हाईएस्ट ऑनर होता है, देशभक्ति का एक प्रतीक होता है जो हर कोई नहीं कर सकता। He has been a source of inspiration for soldiers and citizens alike. वो दोनों सोल्जर्स के लिए भी और सिटीजन्स के लिए सबके लिए एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन का काम करते हैं। Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices that are made by countless men and women in defense of the motherland. और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट की बात है वो ये है कि जो इनकी स्टोरी है, जो इनकी लाइफ की स्टोरी है, वो एक रिमाइंडर है, एक हमारे को याद दिलाता है कि जितने भी मेन और वुमेन है जिन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए, अपने कंट्री के लिए लड़ा है, उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। किसी ने अपनी जान गंवाई है तो किसी ने क्या नहीं। तो इसीलिए ये हमारे अंदर एक मतलब कि हमारे अंदर जो एक सेंस ऑफ ड्यूटी है उसे इंस्पायर करता है, उसे बढ़ाता है अपने देश के प्रति। In the quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice. तो जो कश्मीर वैली जहाँ ये बैटल हुआ था, हालांकि ये जो बैटल है उसके जो बैटल की जो चीखने की आवाज, मतलब कि जो बैटल की इकोज हैं वो तो फेड हो चुकी हैं, वो तो खत्म हो चुकी हैं, पर जो मेजर सोमनाथ शर्मा की करेज और सेक्रीफाइस की जो स्टोरी है वो अब भी सबके दिमाग और दिलों में रहती है। His valor ensured that the tricolor would continue to fly over श्रीनगर। तो जो उनका साहस था, जो उनका करेज था, उसने ये इंश्योर किया, तय किया कि जो आज भी जो श्रीनगर है उसके ऊपर हमारा तिरंगा लहराता है। एंड हिज नेम इज फॉरएवर एच्ड इन द गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। और जो उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा का, वो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक गोल्डन पन्नों में लिखा जाएगा। The life and legacy of Major Somnath Sharma stands as a poignant reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it. जो मेजर सोमनाथ शर्मा का सेक्रीफाइस है, जो उनकी लिगेसी है, उनकी लाइफ है, वो एक बहुत ही रिमाइंडर रहती है लोगों के लिए कि जो प्राइस होता है कि मतलब फ्रीडम के लिए जो हम प्राइस देते हैं वो किसी की वो को हर कोई नहीं दे सकता, जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने दिया है। एक बहुत ही इमोशनल और सैड रिमाइंडर है हमारे लिए, क्योंकि किसी की जान जाना ये कभी भी कोई अच्छी बात नहीं होती, फिर भी उन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। His story, marked by the selflessness and bravery, will continue to inspire and guide generations to come. तो जितनी भी आने वाली जनरेशन है उन्हें इनकी स्टोरी है वो इंस्पायर करेगी, इनकी जो सेल्फलेसनेस है और ब्रेवरी है वो भी उनको इंस्पायर करेगी।
ensuring that his sacrifice is never to be forgotten। और हमें ये हमेशा इंश्योर करना चाहिए, हमेशा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इनके जो सैक्रिफाइस है वो फॉरगॉट ना हो, भूले नहीं, हमें इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। His name is etched on the honor wall of the National War Memorial। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसका जो नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा का, उसे नेशनल वॉर मेमोरियल की वॉल पर, ऑनर वॉल पर लिखवाया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमने मेजर सोमनाथ शर्मा और कैसे जो डी कंपनी है कुआन रेजिमेंट की, उनके जो सेक्रीफाइस है, उनकी जो ब्रेवरी है, जो उनकी करेज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे जो कुछ हमारे जो ये सोल्जर्स हैं, जो हमारे मिलिट्री मैन हैं, वो कैसे अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं अब हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, जो कि एक बहुत ही वेलोर की बात है। बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है किसी को भी खुद की जान देने के लिए, और हमेशा खुद की जान देने में तैयार रहने के लिए। So I hope you have understood the chapter. This was the second part. Please share, subscribe and like the video. For today, bye bye.